डियर व्यूवर्स अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू डिफेंस एंड सिक्योरिटी न्यूज़ राउंड अप। आज की एपिसोड में शामिल है पेंटागन की चाइना के मुतालिक एनुअल रिपोर्ट और B-21 स्टेल्थ बॉम्बर की फर्स्ट फ्लाइट। सो लेट्स स्टार्ट। व्यूवर्स, पेंटागन ने चाइना के मुतालिक अपनी सालाना रिपोर्ट में यह दावा किया है कि चाइनीज़ फोर्सेस बहुत तेज़ी से मॉडर्नाइज हो रही हैं और ये मुस्तकबिल में अमेरिका के लिए सीरियस थ्रेट बन जाएंगी। इसी तरह 2022 की नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी के मुताबिक भी चाइना वो वाहिद कंट्री है जो अमेरिका का इजीली कंपेटिटर समझा जा सकता है। और एक यूएस सेनेटर के मुताबिक चाइना का मिलिट्री बजट $700 बिलियन के करीब है, जो कि पहले $300 बिलियन के करीब एज्यूम किया जा रहा था। अगर ये खबर सही है तो इस तरह चाइना का मिलिट्री बजट अमेरिका के $800 बिलियन के मिलिट्री बजट के बहुत करीब हो जाता है। अगर हम पेंटागन की चाइना रिपोर्ट को देखें तो उसमें चाइनीज़ न्यूक्लियर फोर्सेस, चाइनीज़ मिसाइल फोर्सेस, चाइनीज़ एयर फोर्स और चाइनीज़ साइबर फोर्स को हाईलाइट किया गया है। चाइनीज़ न्यूक्लियर फोर्सेस के मुतालिक ये दावा किया गया है कि चाइना के पास इस वक्त 500 के करीब ऑपरेशनल न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं, जो कि पिछले साल 400 के करीब थे। गोया एक साल में चाइनीज़ न्यूक्लियर वेपन्स में 100 न्यूक्लियर वेपन का इजाफा हुआ है। और अगर हम इसको अमेरिका और रशिया के साथ कंपेयर करें तो चाइना के 500 न्यूक्लियर वेपन्स के मुकाबले में अमेरिका के पास 5200 न्यूक्लियर वेपन्स और रशिया के पास 5900 न्यूक्लियर वेपन्स मौजूद हैं। इस हिसाब से चाइना न सिर्फ दुनिया का तीसरा बड़ा न्यूक्लियर वेपन स्टॉकपाइल रखने वाला मुल्क है, बल्कि इसका न्यूक्लियर आर्सनल बहुत ही तेज स्पीड से बढ़ रहा है। व्यूअर्स, अगर हम चाइनीज मिसाइल फोर्सेस की बात करें तो इसमें डोंगफेंग मिसाइल सीरीज सबसे अहम है, जो डिफरेंट कैटेगरीज, डिफरेंट टाइप, रेंज और पर्पस के लिए इस्तेमाल होती है। डोंगफेंग सीरीज में मोबाइल या रोड बेस्ड न्यूक्लियर केपेबल मिसाइल्स भी हैं और साइलो या फिक्स बेस आईसीएम्स भी हैं। अगर हम डोंगफेंग सीरीज की बात करें तो इसमें DF-21 मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसकी रेंज तकरीबन 2200 किलोमीटर के करीब है। इसी DF-21 का एक वेरिएंट DF-21D है, जो कि बेसिकली एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसकी रेंज 1500 किलोमीटर है और ये मैन्यूवरेबल री एंट्री व्हीकल है, यानी एटमॉस्फेयर से बाहर जाकर दोबारा एंटर होता है अर्थ के एटमॉस्फेयर में, और ये एक कैरियर किलर कहलवाता है। जबकि DF-27 हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल है, जिसके दो वेरिएंट हैं, लैंड और शिप बेस्ड लॉन्च वेरिएंट। इसके अलावा DF-27 8.6 मैक की स्पीड के साथ यूएस की बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस शील्ड में पेनिट्रेट करने की सलाहियत रखता है। अगर हम DF-31 की बात करें तो ये एक मोबाइल बेस्ड इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसकी रेंज 8000 किलोमीटर है और 3 से 20 न्यूक्लियर वॉरहेड को कैरी कर सकता है। इसी तरह DF-41 एक आईसीबीएम है, जिसकी रेंज 12000 किलोमीटर है और ये 3 स्टेज का एक आईसीबीएम है, जो कि सॉलिड फ्यूल जो एटमॉस्फेरिक वेपन है, जो कि स्पेस में जाकर दोबारा एटमॉस्फेयर में एंटर होता है और अपने टारगेट को न्यूट्रलाइज करता है। इसके अलावा DF-51 फ्रैक्शनल ऑर्बिटल बम्बारमेंट सिस्टम यानी फॉब्स है, जिसमें मिसाइल प्लैनेट के इर्द गिर्द चक्कर लगाता है और उसके बाद अचानक से अपने टारगेट के ऊपर आकर दोबारा एटमॉस्फेयर में एंटर होता है और टारगेट को न्यूट्रलाइज करता है। इस DF-51 के एक्सपेरिमेंट के मुतालिक अमेरिकन जर्नल ने कहा था कि ये स्पुतनिक मोमेंट आ गया है, जो कि कोल्ड वॉर के दौरान सोवियत यूनियन की स्पेस में बढ़तरी को रेफर करता था। यानी अब चाइना ने आईसीबीएम की दौड़ में अमेरिका पर सबकत ले ली है। जबकि अमेरिकन स्पेस फोर्स के कमांडर ने 2022 के आखिर में कहा था कि चाइना के आईसीबीएम्स की तादाद अमेरिका से ज़्यादा हो गई है, अगरचे अमेरिका के पास न्यूक्लियर वॉरहेड ज़्यादा हैं। वीवर्स, अगर हम चाइनीज़ एयरफोर्स की बात करें तो उसमें उसका फिफ्थ जनरेशन स्टेल्थ फाइटर J-20 सबसे अहम है। पेंटागन की रिपोर्ट के मुताबिक चाइना अपने J-20 फ्लीट को बहुत तेज़ी से मॉडर्नाइज कर रहा है। चाइना ने J-20 को WS-15 इंजन के साथ इक्विप कर दिया है। इसके अलावा चाइना ने अपने J-20 के इंटरनल वेपन बे के अंदर PL-12 यानी SD-10 हाई ऑफ पोर्ट साइट एयर टू एयर मिसाइल और PL-21 को भी इक्विप कर लिया है, जिससे ये और ज़्यादा लीथल हो जाता है। अगर हम
15 की बात करें तो ये एक आफ्टर बर्नर टर्बो फैन इंजन है जो कि 105 किलो न्यूटन की ड्राई थ्रस्ट और 160 प्लस की आफ्टर बर्नर के साथ थ्रस्ट प्रोड्यूस करता है। जबकि दूसरी तरफ अगर हम चाइना के दूसरे स्टेल्थ फाइटर की बात करें जो कि J-35 है, तो ये कैरियर बेस फाइटर जेट है और कैरियर बेस होने की वजह से ये चाइना के कैरियर्स पे ऑलरेडी JF-15 मल्टी रोल फाइटर के साथ एयर सुपीरियरिटी और एयर डोमिनेंस रोल को परफॉर्म करेगा। व्यूअर्स, अगर हम चाइना के स्टेल्थ बॉम्बर्स की बात करें तो इसमें H-20 आता है जो कि अमेरिकन B-2 स्पिरिट की कॉन्सेप्ट पे बना हुआ है और ये H-20 अभी ऑपरेशनल फेज में तो नहीं आया है, लेकिन पेंटागन की रिपोर्ट के मुताबिक चाइना इसे ऑपरेशनल करने जा रहा है। ये H-20 चाइना की न्यूक्लियर ट्राइड फोर्स में एक अहम किरदार अदा करेगा, यानी एयर, सी और सरफेस बेस जो न्यूक्लियर वेपन होंगे उसमें एक किरदार अदा करेगा। जबकि दूसरी तरफ पेंटागन की रिपोर्ट के मुताबिक चाइना अपने एयर रिफ्यूलर फ्लीट को बहुत तेजी से मॉडर्नाइज कर रहा है, जिसमें Y-20 अहम है। अगर हम चाइना की साइबर फोर्स की बात करें तो पेंटागन की रिपोर्ट के मुताबिक चाइना की साइबर फोर्स दुनिया की सबसे बड़ी साइबर फोर्स है, जो इसे ये एक अपॉर्चुनिटी फराहम करती है कि वो साइबर सिक्योरिटी, साइबर अटैक्स, डेटा गैदरिंग, इंटेलिजेंस गैदरिंग में बहुत ज़्यादा महारत हासिल करे। व्यूअर्स, याद रहे कि फ्यूचर ऑफ द वॉरफेयर जो है वो साइबर स्पेस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में होगा। इनके ज़रिए डिसरप्टिव टेक्नोलॉजीज प्रोड्यूस की जाती हैं जो कि एनिमी की किल चेन को ऑपरेशन से पहले ही डिसरप्ट करती हैं। आज की दूसरी खबर B-21 रेडर की मेडन फ्लाइट है जो 10 नवंबर को अंजाम पाई है। अभी से कुछ अर्सा पहले B-21 के इंजन की टेस्ट रन की गई थी, मगर जैसे ही B-21 एयरबॉर्न हुआ है तो सारी दुनिया की तवज्जो इसने हासिल कर ली है। B-21 रेडर नॉर्थरप ग्रूमन का एक स्टेल्थ बॉम्बर जेट है। इससे पहले नॉर्थरप ग्रूमन ने B-2 स्पिरिट भी बनाया था। अगर हम अमेरिकन स्टेल्थ बॉम्बर्स की बात करें तो इसमें F-117 नाइट हॉक, B-2 स्पिरिट और B-21 रेडर अहम है। व्यूअर्स, अगर हम स्टेल्थ की बात करें तो स्टेल्थ का हरगिज़ मतलब ये नहीं होता कि स्टेल्थ के ज़रिए एक एनिमी एयरप्लेन के सामने आप इनविजिबल हो जाएंगे या उनके ग्राउंड रडार आपको देख नहीं सकेंगे, बल्कि स्टेल्थ का मतलब होता है लेट डिटेक्शन। इसमें एरोडायनामिक मॉडलिंग का बहुत बड़ा किरदार होता है जो हमें ऐसी सरफेस नहीं फराहम करता जिसके ज़रिए रडार की वेव्स जहाज़ से टकरा कर रिफ्लेक्ट होकर दोबारा रडार के पास एक एरोप्लेन की सूरत में आपको सिग्नल वाज़ा करें। एरोडायनामिक मॉडलिंग की बात की जाए तो जहाज़ के जो टेल प्लेन्स जो होते हैं, खासकर उनके जो वर्टिकल और हॉरिजेंटल स्टेबलाइजर होते हैं वो एक अच्छी रिफ्लेक्शन सर्विस का काम करते हैं। B-21 रेडर के ना हॉरिजेंटल स्टेबलाइजर है और ना ही वर्टिकल स्टेबलाइजर है, जिसकी वजह से इसका रडार क्रॉस सेक्शन बहुत कम हो जाता है। इसके अलावा B-21 पे रडार अब्जॉर्बेंट मटेरियल का इस्तेमाल किया गया है जो काफ़ी हद तक रडार के सिग्नेचर को कम कर देता है और इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर भी इस्तेमाल किया गया है। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।